बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। इसी बीच महागठबंधन के सीएम पद के प्रत्याशी तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बेरोजगारी, विशेष राज्य का दर्जा समेत तमाम मुद्दे उठाए हैं। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा जी हैं। सर, क्यों जरूरत पड़ी पत्र लिखने की? देखिए, पत्र तो माध्यम है ना। कई बार सदन में उठा चुके हैं, सड़क पे नेता प्रतिपक्ष उठा चुके हैं। 2005 में जब हमारी मुख्यमंत्री थी राबड़ी जी, तब से ये सवाल है। बीच बीच में तमाशे के लिए नीतीश जी ने भी इसका उपयोग किया, लेकिन वो चुप हो गए। आत्मसमर्पण की मुद्रा में है मोदी जी के समक्ष, संघ और भाजपा के समक्ष। जाहिर तौर पर बिहार की जो पलायन कर रहे हमारे मजदूर भाई बहन आ रहे थे, सूटकेस पे बच्चा चल रहा था, ट्रैक पे लोग मर रहे थे, 1200 किलोमीटर सरकारों की संवेदन शून्यता के बीच लोग अपने घरों की ओर वापसी कर रहे थे। वो छवियां बिहार कभी भूलेगा नहीं। उसके बाद बेरोजगारी का जो आलम है, उद्योग धंधे बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री जी आते हैं, 15 वर्ष की बात करते हैं, मूल्यांकन करते नहीं अपने काम का, सिफर, शून्य शून्य शून्य। तो जाहिर तौर पर बिहार को खैरात तो नहीं चाहिए ना। उनके नीति आयोग के सीईओ ने कहा था, 18 ईस्वी में मैंने पत्र भी लिखा था अपने दल की ओर से, कि बिहार और बिहारियों की वजह से देश पिछड़ा हुआ, हर बिहारी अपमानित हुआ। हमने तो देश को बहुत कुछ दिया है, तो क्या हम ये अपना हक ना मांगें? विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, बेरोजगारी पर ध्यान, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी दर देश में सबसे अधिक है, 46.6%। प्रधानमंत्री तो देश के प्रधानमंत्री हैं। हम चुनाव जीत जाएंगे, जीतने जा रहे हैं, तब भी वो प्रधानमंत्री रहेंगे। उनके सामने गुहार लगाएंगे। पत्र लिखना एक माध्यम शुरू हुआ, नहीं तो फिर हम अनशन पर बैठेंगे। पिछली बार भी पीएम मोदी की रैली थी, उसके पहले तेजस्वी यादव ने 11 सवाल पूछे थे। इस बार भी पत्र लिखा है तेजस्वी जी ने। टाइमिंग को लेकर सवाल हो रहा है कि पीएम की मोदी की रैली के पहले ही। प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं। वो जब यहाँ आकर के बात करते हैं तो मुद्दों पे क्यों नहीं बात करते? मुद्दा क्या है बिहार के लिए? अस्पताल, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, मुजफ्फरपुर कोई नहीं भूल सकता। तो प्रधानमंत्री जी उन मुद्दों पर नहीं बोलते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, बिहार के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जिससे बिहार में कराह मची हुई है, उस पर अपनी बात रखिए, जुबान खोलिए। और इसलिए वो 11 सवाल पूछे गए और इसलिए आज पत्र लिखा गया, कल लिखा गया। मुद्दों की आपने बात की, 10 लाख सरकारी नौकरियों का जो वादा किया है तेजस्वी जी ने अपने घोषणा पत्र में। नीतीश कुमार का भी एक हाल ही में बयान आया है कि प्रैक्टिकल नहीं है, पब्लिसिटी स्टंट है, सरकारी नौकरियां 10 लाख नहीं दे सकता है। अब नीतीश जी नहीं दे पाए, ये उनकी अकर्मण्यता थी, शिथिलता थी, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव विल की कमी थी। हमारे 10 लाख सरकारी नौकरी के जवाब में देखिए भाजपा का मैनिफेस्टो कि हम 4 लाख नौकरी की व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे और 15 लाख नौकरियों के सृजन की संभावना पर विचार होगा। एक नज़र उधर भी नीतीश कुमार जी, या वहाँ दही जम जाता है या उनके समक्ष बोल नहीं पाते हैं। 10 लाख सरकारी नौकरी हमने एक ब्लूप्रिंट भी लोगों को दे दिया है। उपलब्ध रिक्तियाँ 4.5 लाख, संभावित रिक्तियां, अनुमानित रिक्तियां 5.5 लाख, वो भी राष्ट्रीय औसत के हिसाब से हम देख रहे हैं। तो अगर आप बिहार के युवाओं को बेरोजगार रखना चाहते हैं, अपमानित करना चाहते हैं, तो आपको आपकी जुबान मुबारक। लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने तय कर लिया है, पहली कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला होगा और बहुत जल्द प्रक्रिया पूरी करके 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी सरकारी। नीतीश जी ने हाल ही में ये भी कहा है, तेजस्वी जी की सभा में जिस तरह से भीड़ की चर्चा हो रही है, कि भीड़ लालू जी की रैलियों में भी 2010 में आती थी, लेकिन फिर नतीजे क्या हुए, कुछ उसी तरह का उन्होंने संकेत देने की कोशिश। देखिए, पहली बात तो हम इसे भीड़ कहते ही नहीं है। और नीतीश जी इंसानों के समूहों को भीड़ समझते होंगे, वो भीड़ नहीं है। वो इंटरैक्टिव लोग हैं जो अपने नेता, अपने मुद्दों के साथ संवाद कर रहे हैं। दोनों में बड़ा फर्क है। एक होती है एक्टिव जनसमूह, एक होती है पैसिव जनसमूह। नीतीश जी डील कर रहे हैं 200, 250, 400, 500, 1000 लोग। यहाँ पर तो हम गिनती भी नहीं कर पा रहे हैं। तो नीतीश जी, अवसान का वक्त है आपकी राजनीति का। आप लोगों को भीड़ ना कहें और इस तरह से बोल करके बिहार के जनमानस को अपमानित तो कतई न करें। तेजस्वी यादव को पीएम मोदी लगातार जब रैलियों में आ रहे हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से जंगल राज का युवराज कह के संबोधित कर रहे हैं, तो इस पे
क्या ये जो आप लोग पत्र लिख रहे हैं, क्या वो प्रधानमंत्री को किसी तरह से घेरने की कोशिश है उसी के बाद? नहीं नहीं, प्रधानमंत्री को घेरने बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ रहते हैं, बड़े लोगों में उठना बैठना। हम लोग तो छोटे लोग हैं, छोटे लोग कहाँ मातबर लोगों पर इतनी बड़ी टिप्पणी कर लें। जब वो जंगल राज का युवराज कहते हैं तो मुझे दुख इस बात का होता है कि प्रधानमंत्री जी 2015 में आप बिहार आए थे, आपने 33 घोटाले नीतीश कुमार जी की लिस्ट गिनवाई थी, भूल गए? स्मरण कराऊं? स्मरण कराए आपको बिहार, और उसमें 27 घोटाले और जुड़ गए। फिर मुजफ्फरपुर में जो बच्चियों के साथ हुआ, वो तो तथाकथित जंगल राज में कभी नहीं हुआ। क्या प्रधानमंत्री जी को तक उन बच्चियों की चित्कार नहीं पहुंची? क्या प्रधानमंत्री जी की नज़रों ने लॉकडाउन के दौरान हमारे मजदूर भाइयों की अवस्थिति नहीं देखी, उनकी पीड़ा नहीं देखी? तो महाजंगल राज का वो जो 3-4 महीने का पीरियड था, महाजंगल राज था। शहर शहर के आका सब विमुख हो गए बिहार के मजदूर भाई बहनों से। तो प्रधानमंत्री जी को हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अब देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी भाषा की गरिमा बनी रहे तो पद और कद की गरिमा बनी रहती है। भाषा की गरिमा की आपने बात की, नीतीश कुमार जी की भाषा को लेकर आप लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि निजी हमला कर रहे हैं। निजी हमला ही नहीं कर रहे हैं, जिस तरह के शब्द चुन रहे हैं बिहार में, किसी भी भाषा में, चाहे मैथिली, भोजपुरी, वज्जिका, अंगिका, किसी भी भाषा में तू तड़ाक की जुबान नहीं होती है। हम यहाँ छोटे को भी आप कह के संबोधित करते हैं। प्रतिस्पर्धी और शत्रुता में, प्रतिस्पर्धा और शत्रुता में फर्क होता है। नीतीश जी वो फर्क भूल गए, संभवतः माननीय प्रधानमंत्री जी से आगे निकल जाने के चक्कर में। उस फर्क के मिट जाने की वजह से क्या हुआ है कि बाप से पूछो, माँ से पूछो, ये बिहार की ज़ुबान नहीं थी। इतने बच्चे पैदा किए, बिहार की ज़ुबान नहीं थी। तो मैं तो समझता हूँ कि नीतीश जी एक तरह से संतुलन खो रहे हैं, और वो संतुलन खोना बिहार को बहुत बुरा लग रहा है। बिहार अपमानित महसूस कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने एक गैर शालीन शब्द का पूरे कैंपेन में इस्तेमाल नहीं किया, कभी करेंगे भी नहीं। उन्होंने कह दिया कि आप गाली दो, आप अभिभावक हो, लेकिन राजनीति की मर्यादा के हिसाब से इस तरह के शब्दों और भाव से परहेज करना चाहिए था नीतीश जी को। शायद वो परहेज भूल गए। एनडीए लगातार एक बात पर आप लोगों पर सवाल उठा रहा है कि आरजेडी के पोस्टर बैनर से लालू जी और राबड़ी जी की तस्वीरें गायब हैं, कुछ संदेश देने की कोशिश। मैं तो समझता हूँ कि बड़ी चिंता है उन्हें हमारे। लालू जी की तस्वीर तो दिलों में है, सिर्फ राजद कार्यकर्ताओं और नेताओं में नहीं, आम बिहारी में। आप किसी भी बिहारी से जाके पूछिए, पुरुष, स्त्री, बुजुर्ग, बच्चा, वो लालू जी को मिस कर रहा है इस चुनाव में। तो मैं तो समझ रहा हूँ कि लालू जी की अनुपस्थिति को समझने के लिए दिलों में झांकना होगा। संभवतः सीने वाले लोग दिल नहीं समझते। एक बयान आया था तेजस्वी जी का डिहरी की सभा में कि बाबू साहब वाला जो बयान था, क्या उससे कुछ आपको ऐसा लगता है, आपको लगातार घेरा जा रहा है, तो उससे कुछ राजनीतिक नुकसान होगा क्या उस बयान? मेरा मानना है कि जो लोग भी उस बयान को सुने ना, समझदार लोग समझ गए। हर सभा में तेजस्वी जी कह रहे हैं बाबू, जो बाबू होते हैं सरकारी अफसर, जो बाबुओं का मिजाज है या साहिबी चरित्र है, ये लगातार बोले बोले कि ये गरीब को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। गाढ़े खून पसीने की कमाई उनके चरणों में जा रही है, चाहे ब्लॉक लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, यहाँ तक कि सचिवालय और मुख्यमंत्री कार्यालय तक। तो वो जो बाबू लोगों की तानाशाही और साहिबी चरित्र है, उसके बारे में कहा गया। उसको उनके कुछ पत्रकार अंतरंग मित्रों ने नीतीश जी के स्पिन देने की कोशिश की। बिहार के लोगों को ये स्पिन पसंद नहीं है, खारिज कर दिया। अभी नतीजे में देख लेंगे आप। मतलब खास जाति वर्ग को लेकर वो बयान नहीं था ही नहीं, कतई नहीं था। आप उनकी हर भाषण का विश्लेषण कर लीजिए। मतलब मुझसे ये सवाल पर पूछने से पहले आपको खुद ये होमवर्क कर लेना चाहिए था, और तब अगर आप मुझसे पूछते तो मैं और आपको कुछ कहता। चिराग पासवान की बात करते हैं। चिराग पासवान अलग लड़ रहे हैं लगातार, नीतीश पे वो भी हमलावर हैं, तेजस्वी जी भी हमला कर रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू आरोप लगा रहे हैं कि राघोपुर में एलजेपी ने प्रत्याशी इसलिए दिया है क्योंकि आरजेडी और एलजेपी में मिली भगत है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? कतई नहीं। चिराग जी, देखिए, बीजेपी के स्क्रिप्ट को समझिए। बिहार में बीजेपी ने एक स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश की जो वक्त से पहले खुल के सामने आ गई। उसका चरित्र लोग समझ गए। बीजेपी नीतीश जी के साथ प्रत्यक्ष तौर पर, प्रत्यक्ष यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में समझ लीजिए, प्रत्यक्ष तौर पर उनके साथ अलायंस में है, और प्रत्यक्ष तौर पर चिराग जी के साथ है।
और अदृश्य तौर पर कुशवाहा जी हमारे बैरिस्टर साहब हैदराबाद वाले और बसपा के साथ, और चौथा पप्पू जी का जो ग्रुप है वो, तो दो जगह अदृश्य, एक जगह प्रत्यक्ष और एक जगह अप्रत्यक्ष। अब आइए बात चिराग जी की। वो तो कह रहे हैं बीजेपी एलजेपी की सरकार बनाएंगे, वो तो खारिज कर रहे हैं सिरे से जेडीयू को। हाँ, अव्वल ये बात मैं ज़रूर मानूंगा कि नेता प्रतिपक्ष ने कोरोना संक्रमण के दौरान मजदूरों की पीड़ा या अस्पताल के हालात के बारे में जो सवाल उठाए, बाद के दिनों में चिराग जी ने भी वो सवाल उठाए। चिराग जी के सवाल या तेजस्वी जी के सवाल से नीतीश जी के अहंकार और गरूर को बड़ी चोट पहुंची, तो उन्होंने जो भी कुछ टिप्पणियां की और करवाई अपने लोगों से, वो राजनीति में नहीं होनी चाहिए थे अभी हाल तक। अब चिराग जी के पिता जो एक बहुत बड़े नेता बिहार के थे, उनके बारे में जिस तरह की टिप्पणियां हो रही, निधन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह की टिप्पणियां हो रही हैं, बिहार इन सवालों का आदी कभी नहीं रहा। बिहार की राजनीति का चरित्र लोकशाही का एक अद्भुत उदाहरण हुआ करता था, इन्होंने उसको बहुत बौना कर बनाने की कोशिश की। एक और सवाल आ रहा है कि तेजस्वी यादव अगर उनकी शिक्षा पर सवाल उठा रहे हैं आरजेडी एनडीए के नेता लगातार, कि एक आदमी है जो 9वीं पास है, तो वो बिहार में सरकार कैसे चलाएगा, मुख्यमंत्री कैसे वो बन सकता है? बहुत बहुत उम्दा सवाल है, इसका जवाब सुन लीजिए। तेजस्वी जी क्रिकेट खेलते थे, आईपीएल तक गए। 9वीं में क्रिकेट बल्ले और कलम में एक चुनना था, उन्होंने बल्ला को चुना एक कैरियर के रूप में। चाहते तो वो भी येन केन प्रकारेण डिग्री जुटा लेते। हम तो बहुत बढ़िया डिग्री वालों को देख रहे हैं, केंद्र में मंत्री बने बैठे हैं, बड़े बड़े पदों पे है, आरटीआई तक से जानकारी नहीं मिलती है। तो ये ईमानदारी है ना। अब दूसरी बात सुन लीजिए, इस देश में एक मुख्यमंत्री थे तमिलनाडु में, कामराज, अशिक्षित, दस्तखत तक भी नहीं करते थे। उनसे बेहतर मुख्यमंत्री नहीं हुआ तमिलनाडु में। कौन सी बात कर रहे हैं और किसके बिहाफ पे बोल रहे हैं? वो जो ना जाने क्या कहते हैं एंटायर पॉलिटिकल साइंस, ऐसा कोई विषय ही नहीं है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, किसी की येल यूनिवर्सिटी की डिग्री है, डिप्लोमा भी नहीं, वो 10 दिन के कोर्स को डिग्री बता रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ये टिप्पणी करने से पहले आईना सामने में रखना चाहिए। तो कहते हैं ना, जब कभी किसी पे तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव की बात कर रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान आया है कि 10 तारीख के बाद आरजेडी और बीजेपी मिलकर सरकार बनाएंगी, इस पर क्या कहें? कुशवाहा जी भी संतुलन खो चुके हैं। इस देश में अगर एक अलहदा पार्टी है जिसने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया अपने कोर सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, उसमें हम हैं। वो तो हर जगह टहल चुके हैं। 10 नवंबर के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या आप एलजेपी की मदद लेंगे सरकार? कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नोट कर लीजिए कागज़ पे, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी तक एक चरण का मतदान हो गया, दूसरे चरण का चल रहा है, क्या आकलन क्या है आपका सर कि कितनी सीटें, मतलब आज के चरण के बाद हमें महज कुछ सीटों की दरकार होगी बहुमत तक पहुंचने के लिए, जो तीसरे चरण से आ जाएगी। नवार टाइम से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे मनोज झा, जो लगातार कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार निजी हमले कर रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि आज के मतदान के बाद आरजेडी या महागठबंधन बहुमत से बस कुछ सीटें पीछे रह जाएगा। नवभारत टाइम्स के लिए अनुराग कुमार, पटना।